है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं बल्कि इससे 4 मीटर कम है और इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए चीन के करीब 50 एक्सपर्ट्स का एक दल माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया है। आज हम माउंट एवरेस्ट के बारे में आपकी सभी जानकारियों को दुरुस्त करेंगे, अपडेट करेंगे और इस पर आज हमने इतना रिसर्च किया है कि यह विश्लेषण देखने के बाद आप माउंट एवरेस्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हम आपको माउंट एवरेस्ट पर तो नहीं लेकर जा सकते, लेकिन आज डीएनए देखने के बाद बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़े आपको इस पर्वत के बारे में, इस चोटी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपके घर में 4G के मोबाइल सिग्नल्स आए या नहीं, लेकिन चीन के 5G सिग्नल्स माउंट एवरेस्ट की चोटी तक अब पहुंचने लगे हैं। इसलिए आज हम आपको चीन के इस चमत्कार के बारे में भी बताने वाले हैं और आपको यह भी बताएंगे कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम इतिहास में वीर सावरकर के साथ हुई नाइंसाफी की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक ब्रिटिशर ने की थी जिसका नाम था A.O. ह्यूम। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स के बीच क्या रिश्ता था और क्या इसी रिश्ते की वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद वीर सावरकर के साथ अक्सर नाइंसाफी होती चली गई। और आखिर में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हमारे देश के सुरक्षा बलों ने आज पुलवामा में एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। कल रात पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक ऐसी गाड़ी को पकड़ा जिसमें करीब 50 किलोग्राम विस्फोटक रखा हुआ था। आज सुरक्षा बलों ने समय रहते इस गाड़ी में रखे आईईडी को डिफ्यूज कर दिया और अगर ऐसा नहीं किया होता तो पुलवामा में पिछले साल जैसी एक और घटना हो जाती। आज हम आपको तस्वीरों के जरिए यह बताएंगे कि आतंकवादियों ने एक बार फिर कितनी बड़ी और खतरनाक साजिश रची थी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। पुलवामा के राजपुरा में सेना ने विस्फोटकों से भरी एक कार को उड़ा दिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद ने कार में 40 से 50 किलो विस्फोटक से सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रची थी। आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जम्मू कश्मीर पुलिस इस साजिश में शामिल 3 आतंकियों की तलाश कर रही है। पुलिस को हिजबुल कमांडर आदिल अहमद और जैश के आतंकी वलीद भाई की तलाश है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को मामले की जांच सौंपी गई है। पहला नाका में जब इसी गाड़ी में मिलिटेंट आ रहा था तो उसको रोका गया तो मिलिटेंट वहां से भाग गया चूंकि अंधेरा काफी था। आतंकियों ने विस्फोटक से भरी कार के लिए कठुआ की बाइक की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कठुआ से इस बाइक को बरामद कर लिया है। ये नंबर जब पुलवामा से हमें पता चला कि एक कठुआ रजिस्ट्रेशन प्लेट मिली है तो उस रजिस्ट्रेशन प्लेट को रन किया गया। तो रन करने पर वो एक बाइक का नंबर मिला। हालांकि ये नंबर एक सेंट्रो गाड़ी पे था। पुलवामा के संदिग्ध जो आईडी जिसमें पाई गई थी और बाद में उसको कंट्रोल ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकवादियों को इस नंबर का पता कैसे चला और उन्होंने साजिश में इसी बाइक के नंबर प्लेट का इस्तेमाल क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को गाड़ियों के जरिए कई और आतंकी साजिशों के सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर का पंथा चौक, सोपोर और कुपवाड़ा हाईवे आतंकियों के निशाने पर है। साथ ही कई आईईडी एक्सपर्ट आतंकियों के सक्रिय होने की भी खबर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इस साजिश में शामिल है। सूत्र ये भी बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकियों का ग्रुप भेजने की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान SSG ने अफगानिस्तान में 20 तालिबानी आतंकवादियों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी है। साथ ही पाकिस्तान कई आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी भी कर रहा है। भारत ने इशारों में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत ने कहा है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत राजनयिक और सैन्य स्तर पर चीन के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सेना आपसी सहमति से बने सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। हालांकि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। See, on developments on the LAC Act conveyed last week that our troops have taken a very responsible approach towards
border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. 1993 के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी मामलों को निपटाने के लिए कई एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया है। राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर का रोल था। अल्वी ने कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो अगले साल नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न की बात होगी। गांधी जी के कत्ल में उनका नाम रहा है। अगर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाता है तो मैं कहूंगा कि अगली बार फिर गॉडसे को भी भारत रत्न देने की बात होगी। कांग्रेस वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाती रही है। बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पर रखे जाने पर भी कांग्रेस ने विरोध जताया है। सावरकर जयंती पर आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को करना था, लेकिन भीड़ जुटने की बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। फ्लाईओवर को बिना उद्घाटन के ही खोल दिया गया है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है। राघवन के मुताबिक अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। राघवन का कहना है कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रियाएं हैं। भारत में इन चारों पद्धतियों का इस्तेमाल कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। राघवन के मुताबिक साल भर के भीतर कोरोना वायरस का टीका खोज लिया जाएगा। इस पर 2 से 3 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। वहीं नीति आयोग ने भी कहा है कि भारत में कोरोना से आखिरी लड़ाई वैक्सीन से जीती जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,333 पहुंच गई है। अब तक 4,531 लोगों की मौत हुई है, जबकि 67,692 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,566 नए केस आए हैं, जबकि 194 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 42.75% पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद 13 बड़े शहर केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं। इन शहरों में कोरोना के 70% मामले हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन शहरों में संक्रमण के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को देश में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से ऐसी संभावना जताई गई है। पहले मौसम विभाग ने कहा था कि 6 जून को मानसून केरल के तट पर पहुंचेगा, लेकिन नए अनुमान के मुताबिक 1 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा, जिसके बाद वहां बारिश होगी। मुंबई में 2 से 4 जून के बीच प्री मानसून और 10 और 11 जून से मानसून की बारिश हो सकती है। पैन कार्ड बनवाने में होने वाली परेशानियों को भूल जाइए। अब सिर्फ 10 मिनट में ई पैन आपके हाथ में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई सुविधा की शुरुआत की है। इसकी घोषणा आम बजट में की गई थी और कहा गया था कि बिना कोई फॉर्म भरे आधार के जरिए ही पैन बन जाएगा। पैन कार्ड के लिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आधार नंबर अपलोड करना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। ये कोड डालते ही 15 नंबर का एक एनक्लोजमेंट जनरेट होगा, जिसके जरिए आप अपनी पैन की रिक्वेस्ट किसी भी समय देख सकते हैं। इसके बाद ई पैन जनरेट होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई पैन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देश में पैन कार्ड धारकों की संख्या 50,52,00,000 हो गई है। नई सुविधा से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आज हम दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की असली ऊंचाई का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हम सब अब तक यही पढ़ते आए हैं कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। आपने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज की किताबों में भी यही पढ़ा होगा। लेकिन क्या सच में माउंट एवरेस्ट इतना ही ऊंचा है, या फिर अब तक इसकी ऊंचाई का गलत आकलन किया गया है? आज हम अपने विश्लेषण में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की असली ऊंचाई का पता लगाएंगे। इसके अलावा आज हम माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुके चीन के 5G सिग्नल्स का भी एक डीएनए टेस्ट करेंगे। चीन की एक बड़ी आईटी और मोबाइल फोन निर्माता कंपनी हुआवे ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6,500 मीटर की ऊंचाई पर एक 5G टावर भी अब इंस्टॉल कर दिया है।
जहां से उसके 5G सिग्नल्स आ रहे हैं। इसकी मदद से जो पर्वतारोही हैं वो अब माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर हाई डेफिनेशन क्वालिटी में वहां से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे और बेस कैंप पर मौजूद लोगों से सीधे संपर्क कर पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस 5G नेटवर्क की मदद से चीन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के आसपास के इलाकों पर नजर भी रख सकता है। यानी ये उसकी एक चाल भी हो सकती है कि वो अपने मोबाइल टावर और बाकी के इक्विपमेंट्स वहां इतनी ऊंचाई पर इंस्टॉल करेगा और फिर उसके जरिए आसपास के इलाकों पर नजर रखेगा। भारत में तो आपने देखा होगा अभी 4G नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता, लेकिन चीन ने 5G सिग्नल्स को माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा दिया है। चीन ने यह कैसे किया आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट यानी ऊंचाई को लेकर यह नया विवाद क्या है। अब तक आप और हम यही जानते थे कि माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर मानी गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधिकारिक आकलन पहली बार ब्रिटिश राज में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इसके बाद वर्ष 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से इस पर्वत की ऊंचाई नापी और इसके 8,848 मीटर होने का दावा किया और इसे सही पाया। वर्ष 1975 में चीन का आकलन भी 8,848 मीटर ही था। यानी भारत ने भी इसका आकलन किया है और चीन ने भी इसका आकलन किया और दोनों ने इसे 8,848 मीटर ऊंचा ही पाया। लेकिन वर्ष 2005 से चीन लगातार यह दावा कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब 8,844 मीटर है, 848 मीटर नहीं। यानी पहले नापी गई ऊंचाई से 4 मीटर कम। अपने इसी दावे की पुष्टि करने के लिए चीन ने एक बार फिर अपने वैज्ञानिकों की एक टीम को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है। चीन के वैज्ञानिकों की यह टीम वर्ष 2020 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पर्वतारोहियों का पहला दल बन गई है, यानी जो इस साल इस पर्वत पर गए हैं और चढ़े हैं। इस दल में चीन के करीब 50 एक्सपर्ट्स और पर्वतारोही शामिल हैं। ये तस्वीरें चीन के पर्वतारोहियों के इसी दल ने ली हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीन का यह दल कैसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर जरूरी उपकरण लगाकर इसकी ऊंचाई नापने की कोशिश कर रहा है। ये सारी तस्वीरें उन्होंने ही ली हैं और इससे पहले कोरोना वायरस की वजह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। पहला नेपाल से होकर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता चीन के तिब्बत से होकर गुजरता है। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल के रास्ते होने वाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई अब उस पर अभी भी रोक लगी हुई है, जबकि चीन ने अपने नागरिकों को माउंट एवरेस्ट पर जाने की इजाजत दे दी है। कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस पर्वत पर चढ़ने वाले दल में सभी चीन के नागरिक हैं। इससे पहले चीन के नागरिकों ने कभी भी अकेले इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं की है। चीन का यह दल कल यानी 27 मई को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा और संयोग की बात यह है कि चीन के 3 पर्वतारोही पहली बार आज से ठीक 60 वर्ष पहले 25 मई 1960 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। चीन इस महामारी के बीच एवरेस्ट पर चढ़कर यह संदेश भी देना चाहता है कि चीन में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और चीन फिर से नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए बहुत तत्पर है। चीन का दावा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं बल्कि 8,844 मीटर है। लेकिन अब चीन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर कोई फर्क पड़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि 2015 में आए भूकंप के बाद से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ कम हुई है और चीन इन्हीं दावों की अब पुष्टि करना चाहता है। इसके अलावा चीन ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर, सबसे ऊंचे स्थान पर 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने वाला एक टावर भी इंस्टॉल कर दिया है और चीन की एक प्राइवेट कंपनी का यह दावा है जिसने ये इंस्टॉल किया है कि 6,500 मीटर ऊंचाई पर लगे इस 5G टावर की रेंज माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जाएगी। लेकिन इस तकनीक का फायदा सिर्फ वही पर्वतारोही उठा पाएंगे जो तिब्बत के रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। यानी जो लोग नेपाल के रास्ते जाएंगे उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर चीन पूरी दुनिया को यह सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि वो जब चाहे माउंट एवरेस्ट पर भी अपना दावा ठोक सकता है। माउंट एवरेस्ट वैसे तो नेपाल के हिस्से में आता है, लेकिन 10 मई को चीन के सरकारी मीडिया ने पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बता दिया था।
कल हमने आपको यह बताया था कि चीन कैसे घुसपैठ के बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है, हर तरह की घुसपैठ कर रहा है। चीन भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी आईटी कंपनियां लोगों के मोबाइल फोन्स में घुसपैठ कर रही हैं, चीन से निकला वायरस लोगों के शरीर में घुसपैठ कर रहा है, और चीन हांगकांग और ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। और अब चीन ने माउंट एवरेस्ट पर टेक्नोलॉजी की मदद से एक प्रकार की नई घुसपैठ शुरू कर दी है। अब चीन माउंट एवरेस्ट पर भी अपना दावा जमाना चाहता है, दुनिया को यह बताना चाहता है कि माउंट एवरेस्ट पर एक तरीके से उसका ही कब्जा है, और वो उसी रास्ते को भी प्रमोट करना चाहता है माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, जो चीनी तिब्बत से होकर गुजरता है। जो रास्ता नेपाल से होकर जाता है, पहली बात तो यह है कि वो रास्ता बंद है, लेकिन चीन अपने वाले रास्ते को प्रमोट करना चाहता है। जिस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना अभी भी असंभव माना जाता है, या जो पहुंच भी जाते हैं वो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वहां अब हर साल हजारों पर्वतारोही पहुंच जाते हैं। जिस पर्वत पर 67 साल पहले तक इंसानी गतिविधियों का नामो निशान तक नहीं था, वहां से वर्ष 2019 में 10,000 किलोग्राम कचरा निकाला गया था। नेपाल और चीन की पर्यटन कंपनियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को अब एक उद्योग में बदल दिया है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इंसानों की घुसपैठ का शिकार आजकल हो रहा है, और इसी हिसाब से वहां पर बहुत पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक 67 वर्ष पहले 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। ये भी आपने किताबों में, स्कूलों में पढ़ा होगा। इससे पहले माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना असंभव माना जाता था, लेकिन अब इस पर्वत पर पहुंचने वालों की संख्या 4000 से भी ज्यादा हो चुकी है। अब हम आपको पिछले साल जून में आई ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि कैसे चोटी तक पहुंचने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। इस दौरान कई लोगों ने यह शिकायत भी की थी कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। दरअसल जो लोग चोटी पर पहुंच चुके थे वो वहां पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, अपनी सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और यहां आप ऐसा देख सकते हैं कि अब ये जो तस्वीर है आपको ये बता रही है कि अब माउंट एवरेस्ट पर भी ट्रैफिक जैम होने लगा है। इसलिए 20 वर्ग मीटर चौड़े माउंट एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए हैं। माउंट एवरेस्ट की चौड़ाई उतनी ही है जितनी टेबल टेनिस के 2 टेबल्स की होती है, सिर्फ इतनी चौड़ाई है वहां। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर यह ट्रैफिक जैम पहली बार सिर्फ 2019 में ही नहीं लगा, वर्ष 2012 में भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी। 2012 में जब माउंट एवरेस्ट पर पांव रखने की जगह नहीं बची थी, तब करीब 200 लोगों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा था। यह देखकर किसी को भी लग सकता है कि यह माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि कोई साधारण सा हिल स्टेशन होगा या कोई साधारण से पर्वत की चोटी होगी। आप देखिए कितनी लंबी लाइन आपको नजर आएगी माउंट एवरेस्ट पर। वर्ष 1953 से लेकर 1988 तक माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ 260 बार चढ़ाई की गई, लेकिन 2003 तक यह संख्या 1900 से ज्यादा हो गई थी, और 2009 तक ये 1900 से ज्यादा हुई, और अगले 10 वर्ष यानी 2019 तक 4000 से ज्यादा लोग 9000 बार इस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ चुके थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति यूचिरो मियोरा थे, जो 80 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे, जबकि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही का नाम जॉर्डन रोमेरो है, जो सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए थे। 2007 में ब्रिटिश पर्वतारोही रॉड बेबर ने माउंट एवरेस्ट से पहली फोन कॉल की थी। तब 2G का जमाना था, 2G टेक्नोलॉजी थी, और आज माउंट एवरेस्ट से 5G की रफ्तार से फोन कॉल करना संभव हो गया है। फोन कॉल तो छोड़ दीजिए, वीडियो स्ट्रीमिंग करना भी अब वहां से संभव हो गया है। अब स्थिति यह हो गई है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले कई लोग चाहें तो ज्यादा पैसा खर्च करके बेस कैंप में 5 स्टार सुविधाएं भी हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनमें हीटेड टेंट्स जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। यानी अब वो दूर नहीं है जब आपको वहां 5 स्टार होटल्स जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी और आम लोग भी वहां जाने लगेंगे।
इन पर्वतारोहियों के माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का काम शेरपा करते हैं, इन्हें वहां पहुंचाने का काम शेरपा करते हैं और शेरपा के ऊपर ही सामान ले जाने, सीढ़ियां बिछाने, रस्सियां बांधने और टेंट लगाने की जिम्मेदारी होती है। इन शेरपाओं में से कुछ को आइस फॉल डॉक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फीली पहाड़ियों के दो हिस्सों के बीच सीढ़ियां लगाने के बाद ये शेरपा ही सबसे पहले उस पर चलकर ये चेक करते हैं कि बर्फ मजबूत है या नहीं। यानी पहले ये जाते हैं आगे, ये देखते हैं कि बर्फ इतनी मजबूत है कि उस पर बाकी लोग जा सकें, और जब वो इसको टेस्ट कर लेते हैं तब फिर बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। जब पर्वतारोही आरामदायक टेंटों में सो रहे होते हैं तब ये शेरपा एक दिन में औसतन 40 बार उनके भारी भरकम सामान को पहाड़ पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कई विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि अब एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए किसी विशेष तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए बहुत सारी टूरिज्म कंपनियां अब गैर अनुभवी लोगों को भी इसके लिए आकर्षित करने लगी हैं। लेकिन असली समस्या एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं बल्कि वहां के मौसम का सामना करना है। 26,000 फीट की ऊंचाई पर जमीन के मुकाबले सिर्फ 30% ऑक्सीजन बचती है और इस ऊंचाई पर खाना पचना यानी खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है और आपका जो हृदय है वो भी काम करना या तो लगभग उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है या बंद कर सकता है। इस ऊंचाई में दिमाग में सूजन इस हद तक बढ़ जाती है कि आपका दिमाग सिर की हड्डी से बाहर निकलने लगता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एवरेस्ट पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक नेपाल से होकर जाता है, दूसरा तिब्बत से होकर जाता है। तिब्बत के रास्ते से एक सीमित संख्या में ही जो टूरिस्ट हैं वो एवरेस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन नेपाल के रास्ते से संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। कितने भी लोग नेपाल के रास्ते जा सकते हैं। तिब्बत के रास्ते जाने वाले लोगों की संख्या पर एक लिमिट रखी हुई है, एक सीमा है, उससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। नेपाल के रास्ते एवरेस्ट पर जाने के लिए लोगों को सिर्फ 8,32,000 रुपए की फीस देनी होती है। 8,32,000 रुपए की फीस, और डॉक्टर से यह सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं इस यात्रा के लिए। यह बात आप जानते हैं कि डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना कई बार कितना आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल का पर्यटन विभाग भी यह बात मानता है कि सिर्फ 55 से 60% लोग ही ऐसे होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की योग्यता रखते हैं या फिर जो बहुत फिट होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2012 में नेपाल में पैदा हुई कनाडा की एक महिला श्रेया शाह ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनके पास पर्वत पर चढ़ने का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन एक टूरिज्म कंपनी ने उनसे कहा कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अनुभव की नहीं, स्किल्स की नहीं, फिटनेस की नहीं, सिर्फ इरादे की जरूरत है, मजबूत इरादा होना चाहिए। और श्रेया ने यह बात मान ली। बिना किसी ट्रेनिंग के श्रेया माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई, लेकिन माउंट एवरेस्ट से उतरते हुए रास्ते में उनकी मौत हो गई। यानी जिस पर्वत पर चढ़ना कभी इंसानों का सपना हुआ करता था, बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करता था, उस पर चढ़ाई को अब एक उद्योग में बदल दिया गया है और अब माउंट एवरेस्ट गर्व की अनुभूति कराने वाली पर्वत चोटी की जगह शायद सिर्फ एक सेल्फी पॉइंट बनकर रह जाएगा। यहां आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी आज पता होनी चाहिए, हम आपको बता देते हैं। माउंट एवरेस्ट को वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। पर्वतों की ऊंचाई का आकलन समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, लेकिन अगर किसी पर्वत के आधार से उसके शिखर तक की ऊंचाई नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। बेस यानी आधार से चोटी तक की ऊंचाई के नजरिए से हवाई का माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। माउना किया की ऊंचाई 10,210 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमुलुगामा कहा जाता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का नाम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद कभी हकीकत में माउंट एवरेस्ट को देखा तक नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यानी 100 सालों में इसकी ऊंचाई 16 इंच तक बढ़ जाती है। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू होता है, क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें इसी जोन में होती हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक की
ओलंपिक टॉर्च को माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंचाया गया था। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों को 2 o'clock रूल का पालन करना होता है, यानी चढ़ाई करने वालों को दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना होता है, क्योंकि इसके बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे 2 o'clock रूल कहा जाता है। तकनीक के विकास की वजह से एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले 10 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है और इसके बाद ही एवरेस्ट पर जाने की इजाजत किसी को भी मिलती है। तो आज हमने माउंट एवरेस्ट को लेकर जो आपकी जानकारी है उसे दुरुस्त करने की कोशिश की है। वैसे भी आजकल चारों तरफ कोरोना वायरस की बातें हो रही हैं और आपको लगातार ऐसी ही बातें और खबरें सुनने को मिलती होंगी जिससे आप भी डिप्रेशन में चले जाते होंगे। इसलिए आज हमें लगा कि शुरुआत एक नई तरीके से करते हैं और आपकी जानकारी को भी बढ़ाते हैं। आप शायद जीवन में कभी भी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर शायद हम भी आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको घर बैठे वहां की तस्वीरें दिखा सकते हैं, आपको ऐसी अनुभूति दे सकते हैं जैसे आप वहीं पर हैं, और आपको घर बैठे इस पर्वत चोटी का एक्सपर्ट भी हम बना सकते हैं। अब आज का दूसरा विषय जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कई बार हम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़कर आगे चले जाते हैं और इतिहास को भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे और दोबारा से उस इतिहास में जाकर कुछ ऐसी बातों पर दोबारा से सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको कई तथ्य ऐसे पता चलेंगे जिन्हें जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। उन्हीं में से एक ये है कि क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? वैसे तो जो इतिहास के छात्र हैं या जो अलग अलग इम्तिहानों की तैयारी करते रहते हैं, स्कूल में भी जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हैं वो जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी। ये लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में। इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर आज हम आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी। आज स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की 137वीं जयंती है, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। इस देश में जब भी कोई वीर सावरकर का नाम लेता है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरा लगता है। कांग्रेस के नेता अक्सर वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं। आपको याद होगा जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी थी तब कांग्रेस ने ही इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सावरकर के नाम से कांग्रेस को इतनी नाराजगी क्यों है। इसके लिए हम आपको इतिहास के पन्नों में दोबारा लेकर चलेंगे, जिस इतिहास में इस बात का जवाब भी मिलता है कि सावरकर कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं है। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं उन्हें पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी, ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ने की थी, और इस व्यक्ति का नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे। जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, और जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं, उस वक्त A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक ब्रिटिश टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं A.O. ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। 1885 में A.O. ह्यूम ने, एक ब्रिटिशर ने, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इसका पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था, और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 लोग थे, जिनमें A.O. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी, भारत के कई अमीर और प्रभावशाली लोग और राजा महाराजा शामिल थे। यानी शुरुआत में ये अमीर लोगों की, प्रभावशाली लोगों की, राजा महाराजाओं की और ब्रिटिशर्स की पार्टी थी। इन लोगों में दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के नाम प्रमुख तौर पर शामिल हैं। यह एक तरह से छोटा सा एलीट ग्रुप था और इसमें भारत की आम जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के वक्त मकसद यह बताया गया था कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने हैं, लेकिन कांग्रेस बनाने का असली मकसद यह था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस विद्रोह की आग को किसी तरह से ठंडा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ऐसा विद्रोह इस देश में कभी ना हो। इसमें काफी हद तक ब्रिटिशर्स कामयाब भी रहे, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं था।
कांग्रेस पार्टी से उस जमाने में अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं था। अंग्रेजों को खतरा था क्रांतिकारियों से, और उसी खतरे से बचने के लिए अंग्रेजों ने इस कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया। लेकिन ये वीर सावरकर थे जिन्होंने देश को 1857 की क्रांति की याद फिर से दिलाई और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसके 50 वर्ष 1907 में पूरे हुए थे, जिस पर होना यह चाहिए था कि पूरा भारत इसे याद करता, इस पर गर्व करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वीर सावरकर ने इसे याद किया और उन सभी लोगों को शहीद बताया जो 1857 में अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे। तब वीर सावरकर लंदन में थे और वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। लंदन के इंडिया हाउस में उन्होंने 1857 के शहीदों और क्रांतिकारियों को याद करते हुए एक कार्यक्रम भी किया था। अब आप समझ रहे होंगे कि सावरकर क्यों कांग्रेस को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि सावरकर कांग्रेस के मकसद की पोल खोलते थे और सबको ये बताते थे कि अंग्रेज कांग्रेस के जरिए अपना हित साध रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी और अंग्रेज मिले हुए हैं। और इसी मकसद, अंग्रेजों के हित साधने के लिए इसी मकसद से एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की है। आज कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस ने आजादी के बाद 73 सालों में से करीब 58 साल देश पर सीधे या फिर गठबंधन सरकारों के जरिए राज किया है। 135 वर्ष पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब उसका असली मकसद यही था कि सावरकर जैसे क्रांतिकारियों की सोच देश पर हावी ना हो, और आज भी कांग्रेस की सोच वही है कि सावरकर जैसे देश के असली नायकों को लोग कभी याद ही ना करें। इसके लिए उन्हें किताबों से हटा दिया जाता है, स्कूल के जो पाठ्यक्रम हैं उनसे हटा दिया जाता है, और उनके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि लोग उन्हें लेकर गलतफहमी पाल लें। कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने इस मकसद से बनाया कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। इसके बाद कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी बन गई। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, कांग्रेस पार्टी शुरू में A.O. ह्यूम की पार्टी थी, यानी ब्रिटिशर्स के हित साधने वाली पार्टी बनी। उसके बाद ये महात्मा गांधी की पार्टी बन गई और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को आजादी की लड़ाई का मंच बना दिया। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी बन गई और उसके बाद ये सत्ता से जुड़ी हुई एक पार्टी बन गई। आपको ये भी याद होगा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। महात्मा गांधी कहते थे कि कांग्रेस का जो मकसद है वो देश को आजादी दिलाना है। एक बार आजादी मिल गई, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं किया गया और पहले ये नेहरू की कांग्रेस बनी और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये नेहरू परिवार की ही पार्टी बनकर रह गई है। यानी तब से अब तक ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वो पार्टी जिसे शुरू में भी एक विदेशी ने ही बनाया था, एक विदेशी ने ही इसकी स्थापना की थी। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अंग्रेज ने, A.O. ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना की थी अंग्रेजों की मदद करने के लिए। तो इस पार्टी के भी अलग अलग रूप आपने अलग अलग नेताओं के साथ देखे। कांग्रेस की स्थापना का क्या मकसद था, इसे विस्तार से समझने के लिए आज हमने एक किताब की मदद ली है और ये जो पुस्तक है ये मशहूर लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत ने लिखी है। विक्रम संपत ने इसके में सावरकर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और उन्होंने, विक्रम संपत ने सावरकर के जीवन पर गहन रिसर्च किया है। मैं एक दो लाइन आपको यहां से पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों बनी थी। अब विक्रम संपत उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था ये इसलिए था, इट वॉज नीडेड टू एंगेज विद इंडियंस एंड विन देम ओवर टू अवॉइड अ रिपीटिशन ऑफ 1857, यानी भारतीयों का दिल जीतने के लिए और दोबारा 1857 जैसा विद्रोह ना हो, इस कारण से इस पार्टी को उन्होंने लॉन्च किया था। ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। एक जगह और भी उन्होंने आगे लिखा है जहां है, कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। आप फिर से सुन लीजिए, कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड इंस्टेड प्लेज्ड अनस्वेरिंग लॉयल्टी टू द क्राउन, यानी उनकी जो लॉयल्टी थी वो ब्रिटिश शासन के प्रति थी और
कांग्रेस पार्टी का ये कोई मकसद नहीं था कि वो आजादी हासिल करे अंग्रेजों से। ऐसा लिखते हैं विक्रम संपत अपनी इस किताब में। सावरकर भले ही कांग्रेस को पसंद नहीं आते, भले ही सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर कांग्रेस राजनीति करती है, लेकिन सच यह है कि एक वक्त पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद सावरकर को वीर योद्धा बताया था। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। हमने लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत से आज इस बारे में बात भी की है और उनकी बातें आप सभी को आज ध्यान से सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि जानबूझकर सावरकर को और उनकी छवि को विवाद के कटघरे में बार बार लाया जाता है। इसके पीछे राजनीतिक मंशा ही है, क्योंकि जब उनका निधन भी हुआ था 1966 में, तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खुद उनके बारे में ऐसा कहा था कि ही इज अ क्लासिकल रेवोल्यूशनरी एंड someone who's a byword for patriotism and sacrifice। और उन्होंने सावरकर की स्मृति को अपने तरफ से धनराशि भी दिया था। उनके ऑनर में एक स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प भी उन्होंने रिलीज किया था। उन पे फिल्म बनी थी तब के सरकार के तौर पे। तो क्या इंदिरा गांधी जी भी एक कायर और देशद्रोही को सम्मान कर रही थी? अब सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए या न दिया जाए, ये देखिए एक राजनीतिक प्रश्न है। और मैं एक इतिहासकार हूं जो किसी भी राजनीतिक पक्ष से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे ये पता नहीं कि सरकार क्या करेगी या क्या उसको करना चाहिए। पर उससे भी बड़ी बात ये है कि भारत रत्न उनको दिया जाए या नहीं न दिया जाए, वो भी उनके मरण के इतने सालों बाद, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है शायद अगर दिया जाए तो भारत रत्न का जो की प्रतिष्ठा है उसमें इजाफा होगा। तो और उससे एक मैसेज ये भी जाएगा, जैसा मैंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के जो मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, पैरेलल नैरेटिव्स हैं, सशस्त्र क्रांति का एक नैरेटिव है और अहिंसावाद का एक नैरेटिव है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस था। और आज तक जो सिर्फ एक नैरेटिव को चलाया गया है राजनीतिक कारणों से, अब वक्त आ गया है कि दूसरे जो महान नेता थे उनका भी गौरव और सम्मान कर दिया जाए। और ये भी एक प्रमुख एक संदेश जाएगा कि भारत रत्न हो या पद्मा अवार्ड्स हो, ये सारे जो एक विचारधारा के लोगों तक ही सीमित हो, या उससे भी खराब एक ही वंश के लोगों को, एक डायनेस्टी के लोगों तक ही जो सीमित रखा गया, वो उसमें थोड़ा हम एक्सपैंड करेंगे। और बाकी सारे जो अनसंग हीरोज और हीरोइंस हैं हमारे देश के प्रेजेंट और पास्ट में, उन सबको सम्मान देने का एक बहुत ही अच्छा संदेश आएगा। तो उस तौर पे शायद इनको भारत रत्न देना एक अच्छा एक मैसेज होगा। वैसे हमारा ये मानना है कि वीर सावरकर को भारत रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का ही सम्मान होगा, ये वीर सावरकर का सम्मान नहीं होगा। मैं आपको इस पुस्तक के एक और अंश को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और यहां पर उन्होंने कोट किया है जो A.O. ह्यूम के बायोग्राफर थे, उनका नाम था सर विलियम वेडरबर्न। उन्होंने एक जगह लिखा है, There was no cause for fearing political danger from the Congress. It is the British government which has let loose forces which, unless wisely guided and controlled, much sooner or later involve consequences which are too dangerous to contemplate. And it is to limit and control them and direct them when there is yet time to do so that this Congress movement was designed. तो ये जो कांग्रेस की जो ये पूरी मूवमेंट थी और ये जो पार्टी थी, ये डिजाइन की गई थी अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा, बहुत स्मार्ट तरीके से। आप जानते हैं अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जो एक्सपर्ट माने जाते थे, वो बांटो और राज करो की नीति को फॉलो करते थे। और ऐसा इसमें कहा जाता है, जो मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, और इसके अंदर इस किताब में ये लिखा है, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वीर सावरकर का नाम अच्छा नहीं लगता। वो सावरकर को अपमानित करते रहते हैं। ऐसे लोग सावरकर के बारे में दुष्प्रचार करके अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि सावरकर सदियों में कोई एक ही होता है। सावरकर के बारे में हम आपको 3 अहम बातें आज बताते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या एक तरह से ये मान लीजिए कि इन बातों को वर्षों तक देश से छुपाए रखने की बहुत कोशिश की गई, क्योंकि सावरकर को इतिहास की किताबों से इस तरह से हटा दिया गया कि उनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो आज़ादी के नायक हैं,
उन नायक तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ खास नायकों को ही आपके सामने पेश किया गया, उनकी कहानियां आपके सामने पेश की गई। और कुछ नायक ऐसे थे जिनका योगदान तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें कभी भी आप तक पहुंचने नहीं दिया गया। हमारे इतिहासकारों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। आजादी की लड़ाई में सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू किया था। यह वर्ष 1905 की बात है। तब सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे और इस घटना के बाद सावरकर को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था और उन पर उस समय 10 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यह वो वक्त था जब महात्मा गांधी भी विदेश से भारत लौटकर नहीं आए थे। भारत में जब महात्मा गांधी और अंबेडकर की ज्यादा चर्चा भी नहीं होती थी, तब सावरकर ने छुआछूत और जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत की थी। जिन लोगों को तब अछूत मानकर मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनके लिए सावरकर ने तब आंदोलन किए थे। उन्होंने पतित पावन नाम के मंदिरों को बनाने के लिए कहा था, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ पूजा कर सके। सावरकर के बारे में तीसरी बड़ी बात यह है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को, उस संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और यहीं से आपको ये बात पता चली होगी कि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। नहीं तो 1857 की लड़ाई को एक सिपाही विद्रोह के तौर पर याद किया जाता था। उस समय तक इसे एक सिपाही विद्रोह कहा जाता था कि भारतीय सिपाहियों ने एक विद्रोह कर दिया था, छोटा सा विद्रोह। लेकिन सावरकर ने इसे आजादी की पहली लड़ाई बताकर पूरे देश को गर्व और जोश से भर दिया। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी थी, जिससे अंग्रेजों ने डर कर इस किताब को प्रकाशित होने से पहले ही रोक दिया था। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। उन्होंने वीर सावरकर की जयंती पर मन की बात कार्यक्रम का एक अंश, आज हम उनका एक अंश आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आप भी सुनिए कि प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर के बारे में क्या कहा है। देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे। दुख की बात है कि हम बहुत लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे। वास्तव में उस घटना को न केवल कम करके आंका गया, बल्कि यह हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने का भी एक प्रयास था। यह वीर सावरकर जी थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। सावरकर सहित लंदन के इंडिया हाउस के वीरों ने इसकी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। सावरकर ने वर्ष 1906 से 1910 के बीच द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। फिर मार्च 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा और युद्ध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और वर्ष 1911 में उन्हें अंडमान द्वीप पर 10 वर्षों तक काला पानी की सजा दे दी गई। उस समय काला पानी की सजा सबसे सख्त सजा मानी जाती थी। 693 कमरों वाली इस जेल में कैदियों के रहने के लिए बहुत छोटी सी जगह हुआ करती थी। रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान होता था। क्रांतिकारियों को वहां पर तरह तरह की सख्त यातनाएं दी जाती थीं और उन्हें बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। उनसे कोयले से तेल निकालने का काम करवाया जाता था। वहां हर कैदी को एक निश्चित समय में करीब 13.5 किलो नारियल और सरसों से तेल निकालना होता था। ये उनका काम होता था और अगर कोई ऐसा ना कर पाए तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। अंग्रेज बहुत निर्दयी थे और हमेशा भारतीय लोगों के सम्मान पर चोट किया करते थे। भारतीय कैदियों को गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। उन्हें पीने का पानी भी बहुत सीमित मात्रा में मिलता था। कैदियों के पैर हमेशा जंजीरों में बंधे रहते थे। उनके लिए चलना फिरना और अपने नित्य कर्म करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। वीर सावरकर ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद काल कोठरी की दीवारों पर 8 से 10 हजार पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कविताएं लिखने के लिए पत्थर को कलम और जेल की दीवार को कागज की तरह इस्तेमाल किया। अंग्रेज सरकार वीर सावरकर को यातनाएं देती थी, जबकि भारत की दूसरी जेलों में बंद जवाहरलाल नेहरू जैसे कैदियों को लिखने पढ़ने की सारी सुविधाएं मिलती थीं। उन्हें हर रोज पढ़ने के लिए अखबार मिलते थे और उन्हें
यह भी पूछा जाता था कि वो नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं और डिनर में क्या खाना पसंद करते हैं। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ जब हमारे देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनमें नेहरू भी शामिल हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये कहा कि उन्हें जेल में अपना एक खास कुक चाहिए जो उनके लिए खाना बना सके। और जब ये स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहा करते थे तो इन्हें सब सुविधा मिलती थी, अखबार पढ़ने को मिलते थे, उससे देश और दुनिया की हर खबर इन्हें मिलती रहती थी। इसे आप जेल में उस जमाने का वीआईपी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। जबकि सावरकर ने जिन यातनाओं को सहा उसे एक दिन भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहन कर सकता था। इतनी यातनाएं सावरकर को दी गई। अंडमान द्वीप पर बनी इस जेल के चारों तरफ समुद्र था और यहां की यातनाओं से परेशान होकर कई क्रांतिकारियों ने फांसी लगा ली थी। कुछ क्रांतिकारियों ने अनशन भी किया था, लेकिन सावरकर ने आत्महत्या और अनशन को गलत रणनीति बताया था। उस समय वो मानते थे कि जिंदा रहकर और आजाद रहकर देश की ज्यादा सेवा की जा सकती है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कारण सावरकर को जितनी सजा मिली उसका 25% भी उस वक्त के उन बड़े बड़े नेताओं के हिस्से में नहीं आया जिनके नाम आज बड़े शान से लिए जाते हैं, जिनके नाम पर छुट्टियां, राष्ट्रीय अवकाश किए जाते हैं, जिनके नाम पर भवनों के, हवाई अड्डों के, पार्कों के और सड़कों के नाम रखे जाते हैं। सावरकर पर बहुत वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लंबी कविता लिखी थी। उसका एक अंश आज खुद अटल जी की आवाज में हम आपको सुनाते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि सावरकर का मतलब क्या होता है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें लोग जानते ही नहीं, और ऐसी ही कुछ बातें हमने और भी पता लगाई हैं। इन्हें भी आज आपको जानना चाहिए। सुभाष बाबू ने सावरकर सदन में लगभग 3 घंटे तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें भारत से शीघ्र पलायन की प्रेरणा की। ये 22 जून 1940 की तस्वीर है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मिलने के लिए उनके घर गए थे। करीब 3 घंटे तक दोनों की बीच बातचीत हुई थी। बताया जाता है कि सावरकर ने ही नेताजी से कहा था कि देश को आजाद करवाना है तो उन्हें देश के बाहर जाकर और सेना बनाकर अंग्रेजों से युद्ध करना होगा। सावरकर की प्रेरणा से अगले साल ही नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए और 2 साल के अंदर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। सुभाष ने उनसे कई बातें पूछी, कई शंकाएं, आशंकाएं, और जो बार बार जिस बात पर वो बल दे रहे थे वो दे रहे थे कि यहाँ आप एक मूर्ति तोड़ देते हैं, एक मूर्ति को काला कराते हैं, एक को कुछ और कर देते हैं। ये मूर्तियाँ तोड़ने से भारत आज़ाद नहीं होगा। ये बहुत छोटी बातें हैं। सुभाष आप जैसे कद का आदमी किसी बड़ी सेना की तैयारी करें, और वो तैयारी तभी हो सकेगी जब आप बाहर जाएंगे। जितनी जल्दी हो भारत को छोड़ें, विदेश निकलें, रंगून, सिंगापुर, यहाँ से जुड़ के हो सके तो जापान हो उनसे, और उससे पहले हिटलर से मिलें और उसके आगे अपनी शर्त रखें कि उसकी क्या शर्तें होंगी अगर आप उसके साथ मिलके और फिर अंग्रेज़ों को हटाएं।
लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस के वो वहाँ से आए और फिर उन्होंने और 9 जुलाई से उन्होंने भर्ती शुरू कर दी थी, 9 जुलाई। और उस समय उन्होंने फिर आने लगे लोग 14 से और 22 वर्ष तक के जवान, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था टोक्यो कैडेट्स, ये आर्मी उन्होंने बनाई थी टोक्यो कैडेट्स। 60 लोग थे, जिसमें 20 नेवी के थे, 20 एयरफोर्स के थे और 20 आर्मी के थे। ये हिरेंद्र श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने वीर सावरकर के जीवन पर गहन शोध किया और उन पर 17 से 18 किताबें लिख चुके हैं। उनके शोध से सावरकर के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। सावरकर को इस देश में सालों तक तिरस्कार के भाव से देखा गया, लेकिन सच यह है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। कवि, क्रांतिकारी, विचारक, समाज सुधारक और देश के सच्चे सपूत के तौर पर सावरकर को उनके दुश्मन भी बड़ी हैसियत से मानते थे। चर्चिल ने तो अपने एक जगह कहा था कि मेरी फौजें, मेरी सेनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जब शिथिल पड़ जाती हैं, जब हतोत्साहित होती हैं, उनका मनोबल टूटने लगता है, तब आई वुड टेक आउट दिस बुक 1857 and read out the last 2 chapters on Tatya Tope and Jhansi Ki Rani, and they would infuse into them a new spirit. उनके अंदर एक नया जोश पैदा होता है, एक नया उत्साह पैदा होता है और वो बड़े उससे लड़ती हैं और कई स्थानों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इसलिए कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने उनके टूटते हुए मनोबल में एक नई प्रेरणा दी। ये चर्चिल के एक उसमें वर्णन आता है। सावरकर की सच्ची बातों को देश के सामने लाने से कुछ लोग डरते थे। यही वजह है कि सालों तक उनकी छवि एक विवादित व्यक्ति की बनाई गई और ये पूरी साजिश के साथ आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। सावरकर ने देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाली और देश को नए विचार देने वाली जो भी रचनाएं की थी, उन्हें भी आजादी के करीब 5 साल तक देश के सामने नहीं आने दिया गया। महत्वपूर्ण ये है कि उन पुस्तकों को जो चर्चिल को पसंद थी या वहाँ के लोगों को पसंद थी या वहाँ ख़रीदी जा सकती थी, मैडम कामा लेके उसको आई थी हॉलैंड से, यूरोप में अवेलेबल थी, उन पुस्तकों को आज़ादी के 4 साल बाद भी बैन रखा। किसने रखा? कौन था देश का मुखिया? सावरकर के संपूर्ण साहित्य को, जो पूरी तरह से भारत की आज़ादी पर बेस्ड है, भारत के इतना प्रेरक, इतना है, वो उतना आपको उत्साह देता है। ये सब भारत के संघर्ष से, भारत के क्रांतिकारियों से जुड़े हुए साहित्य है। उस साहित्य को भी 1953 तक आज़ादी नहीं मिली। ये शायद लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एफर्ट्स थे कि उन्होंने कहा कि ये साहित्य और इस पर भी हथकड़ी लगी हुई है, ये बंद है साहित्य, इसको खोलो, इसको ट्रांसलेट करवाओ और भाषा के लोगों से कहो। तब 53 के बाद लोगों को पता चला कि सावरकर साहित्य क्या है। इन बातों से यही दिखता है कि सावरकर के साथ साजिश की गई थी, जिससे आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को बिल्कुल भुला दिया जाए। लेकिन कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, सावरकर जैसे देश के नायक भुलाई नहीं जा सकते हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया। अब आप समझ गए होंगे कि कई बार ऐसा होता है जब देश के बड़े बड़े नेता, देश की सरकारें इतिहासकारों के साथ मिलकर, बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर, पत्रकारों के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि कुछ खास लोगों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको कभी पता नहीं चलता। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी अगर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा। कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वहाँ भी पाठ्यक्रम से हटाना सरकार के हाथ में होता है। इसके बाद पुस्तकों में उनके बारे में इतिहासकार कभी कुछ लिखेंगे नहीं, और जो देश का मीडिया है वो भी अखबारों में और टीवी चैनल्स में उनके बारे में कभी भी आप तक सही बातें नहीं पहुँचाएगा। लेकिन
कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा बताया जाता है। यानी आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया जाता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, घर में रहेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बाजार जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, पार्क में जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, आपको हर जगह कुछ खास नेताओं के नाम ही याद आएंगे, कुछ खास नेताओं के नाम ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, कुछ खास परिवारों के नाम ही आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप जिस अस्पताल में पैदा होंगे उस अस्पताल का नाम भी उन्हीं नेता या परिवार के नाम पर होगा। जिस पार्क में जाएंगे वहां भी उन्हीं का नाम होगा, जिस एयरपोर्ट पर जाएंगे वहां भी उन्हीं का नाम होगा, जिस सड़क पर जाएंगे उस सड़क का नाम भी उन्हीं कुछ खास नेताओं में से किसी एक के नाम पर होगा। जिस योजना से आपको वजीफा मिलेगा वो भी उन्हीं के नाम पर होगा, जिस योजना के तहत आपको रोजगार दिया जाएगा वो भी उन्हीं के नाम पर होगा, और जिस योजना के तहत आपको कोई और लाभ दिया जाएगा आपके घर में बैठे हुए वो भी उन्हीं के नाम पर होगा। इसलिए आपके देश के दिमाग में एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया है। जब देश को ऐसा लगने लगा था कि हमें जो आज़ादी मिली है या देश जो आज है वो कुछ मुट्ठी भर चंद नेताओं की वजह से ही है, जबकि ऐसा है नहीं। यहां हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि क्या ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस शुरू में आया तो शहरों में आया, उसके बाद शहरों से लोग गांव की तरफ जाने लगे, और अब जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपको ये बताते हैं कि शहरों के बाद अब ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है।
अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत के ग्रामीण इलाके अब कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गए हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस के करीब 1,58,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,566 मामले सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही सामने आए हैं, यानी 6,500 मामले। पहले ज्यादातर नए मामले देश के शहरों से आ रहे थे, लेकिन अब इसमें ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। और आज हम इसी चिंता का विश्लेषण कर रहे हैं। भारत इस समय चौथे लॉकडाउन में चल रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं ताकि लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन इस दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अब ग्रामीण इलाकों की तरफ लौट रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन इस पलायन ने अब इन ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण का खतरा पैदा कर दिया है। हमें जो आंकड़े मिले हैं उनके मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद की कुल आबादी में इन प्रवासी मजदूरों की हिस्सेदारी 48% है। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसलिए राज्यों से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दें, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में 1 मई के बाद से अब तक 2045 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजस्थान में संक्रमित होने वाले नए मरीजों में से 60% प्रवासी मजदूर हैं। बिहार में अब संक्रमण के मामले 2800 से ज्यादा हो चुके हैं और इनमें भी ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी ज्यादा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा में संक्रमण के जिन नए मामलों की पुष्टि हुई है उनमें से 20% प्रवासी मजदूर हैं। केरल में कोरोना वायरस के 445 एक्टिव केस हैं और इनमें से 85% मरीज वो हैं जो हाल ही में दूसरे राज्यों से लौटे हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 2 से 2.5 करोड़ मजदूर शहरों से गांवों की तरफ लौट रहे हैं। फिलहाल भारत में औसतन 10 लाख लोगों में से 120 लोग ही कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इस हिसाब से ग्रामीण इलाकों की तरफ लौट रहे लोगों में से कम 3,000 लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। इस समय भारत के 740 जिलों में से 550 जिलों में कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से 180 जिलों में यह संक्रमण पिछले 15 दिनों में ही पहुंचा है। इस पे आप इस बात को नोट कीजिए, 15 दिनों में पहुंचा है, यानी जब से प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाने शुरू हुए हैं तब से संक्रमण वहां पर पहुंचा है। इस शनिवार तक भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी 21% थी। सरकारों को आशंका है कि जैसे जैसे और मजदूर अपने घरों की तरफ लौटेंगे वैसे वैसे संक्रमण के मामलों में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में गए कुल 20% मजदूर ही अब तक वापस लौटे हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस बिहार के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। इसी तरह झारखंड में करीब 80,000 और उड़ीसा में करीब 1,10,000 श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। उड़ीसा के करीब 67% जिलों में अब कोरोना वायरस फैल चुका है, जबकि मध्य प्रदेश के 80% जिलों में कोरोना वायरस के मरीज हैं। झारखंड के करीब 50% जिलों में और राजस्थान के करीब 33% जिलों में कोरोना वायरस कहीं ना कहीं फैल चुका है। कुल मिलाकर अब ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है और अगर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं किया गया तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। भारत में जितने हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं उनमें से ग्रामीण इलाकों के हिस्से में सिर्फ 33% बेड्स ही आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सरकारी अस्पतालों के पास इस समय करीब 7 लाख बेड्स हैं। अगर इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 1,90,00,000 तक पहुंच जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से सिर्फ 95,000 ICU बेड्स हैं, जबकि वेंटिलेटर्स की संख्या तो बहुत ही कम है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और भी ज्यादा है और इसीलिए पलायन के साथ बढ़ता संक्रमण का खतरा राज्य सरकारों के लिए एक चिंता की बात है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी ने अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा दिया, ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ प्रवासी मजदूर ही जिम्मेदार हैं? इन मजदूरों के पास लॉकडाउन के दौरान अपना सब कुछ गंवाने के बाद घर लौटने के अलावा क्या कोई और विकल्प था?
हमें लगता है कोई और विकल्प था ही नहीं, या फिर इसके लिए हमारे देश का सिस्टम जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खुद सफर किया। इन्हीं ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों की मजबूरी पर आधारित ये रिपोर्ट आज आप सबको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने घर में बैठकर इस समय टीवी देख रहे हैं, या बहुत सारे लोग अभी हमें अपने मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप जहां भी हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर में हैं, आपके सिर के ऊपर छत है, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए और फिर इन लोगों के बारे में सोचिए। वहाँ तो आपसे लेके उनसे लेके खा भी लेंगे। यहाँ कोई मकान मालिक हमारे कुछ कह दे। आधार कार्ड भी ले लिए कि राशन मिलेगा, वो भी नहीं दिए हम लोग का। यहाँ पर काम धंधा तो सब बंद पड़े हुए, कोई है नहीं, इसलिए गाँव जा रहे हैं। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का दादरी रेलवे स्टेशन है, लेकिन देश में जिस भी रेलवे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला जा रही हैं, वहां ऐसा ही दृश्य आपको दिखाई देगा। ऐसे ही प्रवासी मजदूरों की भीड़ दिखाई देगी, और जब आप इन मजदूरों की मजबूरी सुनेंगे तो लगेगा कि ये सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस मजदूर की कहानी है जो किसी भी तरह अपने घर वापस लौटना चाहता है। मतलब काम नहीं हो रहा है, काम बंद पड़ा है, तो इसकी वजह से हम घर जाना चाहते हैं। तो 2 महीने तक कैसे काम चलाया आपने? 2 महीने तक जो पैसे हमारे पास थे उसके हिसाब से हमने काम चलाया, अब पैसे खत्म हो गए तो हम घर जाना चाहते हैं। मेरे पास बहुत परेशानी है, इसीलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा कंपनी बंद है 2 महीने से, काम हो नहीं रहा है, जो पैसा मेरे पास था बैठ के खा लिए हैं। अब इसका आगे मुझे कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। किसी ने मदद नहीं की? किसी ने किया? कोई नहीं मदद है। देखिए, हम तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा तो आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन यहाँ जो भीड़ है उसको देखिए और फिर सोचिए कि अगर मदद वाकई मिल रही होती तो क्या इतने सारे लोग घरों को लौट रहे होते? बिल्कुल नहीं लौट रहे होते। इसका मतलब है कि मदद जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक या तो पहुँची नहीं, या अगर पहुँची तो वो नाकाफी थी। दादरी रेलवे स्टेशन पर बिहार के मुजफ्फरपुर जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने वाली थी, जिसमें चढ़ने के लिए प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। कोई अकेला घर जा रहा है, किसी के साथ पत्नी और बच्चे हैं, कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप को साथ लेकर बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आया है। जो ट्रेन यहाँ से शाम 7 बजे छूटनी होती है, उसके लिए किस तरह की अफरा तफरी मच जाती है कि बस अब जो नंबर हमारा आया है वो छूटना नहीं चाहिए। अब जो ट्रेन हमने पकड़ी है, जिसकी टिकट हमें जैसे तैसे करके हासिल हुई है, वो ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। जरा जरा सी सूचना पर यहाँ पर शोर मच जाता है, जरा जरा सी सूचना पर इस तरह की लाइनें लग जाती हैं कि बस किसी तरह से अब हम ये ट्रेन पकड़ लें। घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? दूरी करती, इनके हाथ टूटा है, इसके हाथ में रॉड पड़ा है। देखिए, मकान मालिक सवेरे आके मेरे से किराया मांगता था, मैंने छोड़ के मैं बोले चलो, मैंने अपना जो लत्ता कपड़ा है ये लिया हूँ। मेरे पास किराया नहीं था, मैं 2 दिन से पार्क से घूम के जा रही थी। आज बोली भैया मेरे बच्चे घर में। ये भीड़ बता रही है कि कोरोना के इस दौर ने सिर्फ सिस्टम को ही नहीं, आम आदमी की जिंदगी की उस गाड़ी को भी पटरी से उतार दिया है जो पहले से ही घिसट घिसट कर आगे बढ़ रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और उसमें चढ़ना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम इस भीड़ में कुचला जा रहा था। जैसे तैसे करके जी न्यूज की टीम भी उस ट्रेन में सवार हो गई। दादरी स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ट्रेन बिहार जाने के लिए कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। ये वो श्रमिक ट्रेन है जिसके जरिए लोग अपने अपने सफर को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज ये जो लोग आराम से बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इनका यहाँ तक पहुँचने का सफर भी कम संघर्षों से भरा हुआ नहीं रहा है। ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छे हैं, हम दिहाड़ी पे काम करते थे, काम चल नहीं रहा है, इसके कारण जाना पड़ता है। इसी कारण से जाना पड़ रहा है। कितने दिन काम चलाया? 2 महीने तो जैसे काम नहीं था, तो उसमें कैसे गुजारा हुआ? 2 महीने जो इधर उधर से मतलब जो कमा के रखे थे वही बैठ के खाए। यहाँ आप दिहाड़ी मजदूरी करते रहे, उन्होंने कोई मदद की? नहीं की। नहीं की। आधार कार्ड भी ले लिए कि राशन मिलेगा, वो भी नहीं दिए हम लोग का। वो भी नहीं मिला? हाँ, बोल रहे हैं कि अब नहीं जाओगी तो घर पर अभी देना पड़ेगा।
तब खाएंगे कि भाड़ा देंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, साधन होगा नहीं होगा उनकी जिम्मेदारी है ना वहाँ पे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग रूम में रह रहे थे। रूम का किराया तो मालिक लिया नहीं, जो बात है, लेकिन खाने के लिए बहुत मुहताज हो गया। मकान मालिक कुछ दिया कुछ नहीं दिया। भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रोजाना सैकड़ों ट्रेन चला रहा है। अभी तक 3600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर 48 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन लंबी यात्रा के दौरान गर्मी और भूख प्यास की वजह से कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता। ये कहावत ट्रेन में सवार उन मजदूरों पर भी लागू होती है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप पिछले वर्ष फरवरी के महीने में हुए पुलवामा हमले को अभी भूले नहीं होंगे। उस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई कैंप्स को तबाह किया था। आपको याद होगा, बालाकोट में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और उसके आतंकवादी अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहे। आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे एक और आतंकवादी हमले की साजिश को विफल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक सफेद कार को देख सकते हैं, जिसे सुरक्षा बलों ने आज सुबह कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके उड़ा दिया। ये वही कार है जिसमें विस्फोटक भरकर आतंकवादी पुलवामा जैसे हमले को दोहराना चाहते थे। इस कार में 40 से 50 किलो के बीच विस्फोटक रखा हुआ था। अगर आतंकवादी अपने इरादों में सफल हो जाते तो जितना नुकसान हो सकता था, आप इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर ही लगा सकते हैं। अगर ये कार इसी तरीके से किसी और जगह, किसी शहरी इलाके में जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते, अगर ये ब्लास्ट वहां हुआ होता तो क्या होता। बॉम्ब स्क्वाड ने जब कार को ब्लास्ट किया तो उसका मलबा 50 मीटर ऊपर तक उड़ा। इस दौरान आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। सुरक्षा बलों के पास पिछले एक हफ्ते से यह इनपुट था कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी पुलवामा जैसे किसी बड़े हमले को फिर से अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ सेना भी अलर्ट पर थी। बुधवार की रात को पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन जब यह कार नहीं रुकी तो पुलिस ने फायरिंग की। लेकिन आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर इस कार को हाईवे पर ही छोड़कर भाग गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और आज सुबह जब ये स्क्वाड मौके पर पहुंची तो उसे कार के अंदर बड़ी संख्या में विस्फोटक मिला। इस बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे जुड़े कई खुलासे किए हैं, जैसे कि सफेद रंग की इस कार का रजिस्ट्रेशन एक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन था, कार का नहीं था। इस कार को हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी जिसका नाम आदिल था, आदिल नाम का आतंकवादी चला रहा था। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस आतंकवादी ने पिछले वर्ष पुलवामा में गाड़ी में विस्फोटक भरकर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, उसका नाम भी आदिल ही था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आईईडी तैयार करने और उसे कार में प्लांट करने के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी और जैश के कमांडर वलीद का हाथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस साजिश के पीछे मुख्य रूप से जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी उसे मदद कर रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया और इस बड़ी कामयाबी पर जी न्यूज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार से आज खास बातचीत की। मिलिटेंट्स ने आज पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क जो सुरक्षा बल हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना, उनके जॉइंट ऑपरेशन और उनकी जो सतर्कता थी उसने कहीं ना कहीं उस पूरे मंसूबे पे पानी फेर दिया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजीपी कश्मीर रेंज विजय कुमार जी। विजय जी, आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए कि कैसे ये पर्दाफाश हुआ जो ये साजिश रची गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक साल जंग बदर के दिन बहुत अटैक होता है। इस साल भी हम लोग का अप्रीहेंशन था कि 11 मई को जब जंग बदर था कोई बड़ा हादसा कर सकता है। तो इस इंट को हम लोग डेवलप करते गए और कल दिन में एसपी पुलवामा को जब कंफर्म हो गया, इंट पूरी तरह डेवलप हो गया, तो रात में उन्होंने सीआरपी पुलिस आर्मी के साथ मिलकर नाका लगवाया, ज्वाइंट नाका, मल्टीपल नाका। पहला नाका में जब इस गाड़ी में मिलिटेंट आ रहा था तो उसको रोका गया, तो मिलिटेंट वहाँ से भाग गया। चूँकि अंधेरा काफ़ी था, हमारे लोगों ने कुछ फायर किया लेकिन लगा नहीं। आगे जाने के बाद दूसरा नाका भी उसको रोकना चाहा, वहाँ भी वायरिंग फायर दिया तो भाग गया वहाँ से।
उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उस रात में हम लोग कॉर्डन को बहुत टाइट कर दिए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में जब BDO स्क्वाड को बुला के देखा गया तो गाड़ी में बहुत सारे एक्सप्लोसिव देखा गया और उसी टाइम में BDO स्क्वाड को बुला के फोटोग्राफी करवा लिया गया, वीडियो करा के उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो जिस तरह से विस्फोटक गाड़ी जिस तरह से उड़ी है, करीबन 15 मीटर ऊपर तक गाड़ी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना मात्रा में ये विस्फोटक होता वहाँ पे? उनका डेबरी ऊपर में लगभग 50 फीट ऊपर गया है, तो इससे लग रहा है कि कम से कम 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। तो कितना नुकसान हो पाता है? काफ़ी नुकसान होता है। तो इस हमले की अगर हम बात करें तो कौन आपको लगता है कि इसके पीछे हो सकता है? किसने ये साजिश रची है? कोई बड़े नाम हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं? हम लोग को जो इंट था कि जो पुलवामा का लोकल मिलिटेंट आदिल है वो सुसाइडल हमले के लिए तैयार किया गया उसको, और मेन इसमें जैश मोहम्मद LT मिलके HM तीनों तंजीम मिलके इसको कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। वलीद भाई जो कमांडर है, ID एक्सपर्ट भी है, और पुलवामा का जो जैश के कमांडर है फौजी भाई, आप सब उसको जानते भी हैं मैंने, तो ये सब मिलकर किया था। ये इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलवामा हमले जैसी साजिश नाकाम होने से आतंकवादियों के हौसले बहुत पस्त हुए होंगे, लेकिन आतंकवादियों के हौसले पस्त करना एक बात है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना अलग बात है, क्योंकि आतंकवाद तभी मिटेगा जब आतंकवाद के पोस्टर बॉयज मारे जाएंगे। कश्मीर में सुरक्षा बलों के टारगेट पर हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर्स हैं, और इसी महीने सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को एक एनकाउंटर में मार डाला था, आपको याद होगा। हो सकता है कि आतंकवादियों ने इसी का बदला लेने के लिए एक बार फिर से इस हमले की साजिश रची हो। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में सक्रिय 10 ऐसे बड़े आतंकवादियों की एक हिट लिस्ट तैयार की है जिन्हें आने वाले दिनों में मारने का लक्ष्य बनाया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्ला उर्फ गाजी हैदर का है, जिसे रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की जिम्मेदारी दी गई है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की नीति यह है कि जब बड़े आतंकवादी मारे जाएंगे तभी आतंकवादी संगठनों में नई भर्तियां रुकेंगी। देखिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को रोज रोज जीतना पड़ता है और आतंकियों को सिर्फ एक बार जीतना है और वो फिर उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला देते हैं। हर साल हम यही बोलते हैं कि आतंक की लड़ाई एक अभी डिसाइसिव फेज में है। देखिए, हमें इसको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई जो है वो छोटी लड़ाई नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉर। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि हमें फर्क भी देखना चाहिए बिटवीन किलिंग टेररिस्ट एंड किलिंग टेररिज्म। तो टेररिस्ट को मारना एक बात है और उसमें आई थिंक पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किए हैं। टेररिज्म मारने के लिए हमें कुछ और डेप्थ में जाना पड़ेगा। टेररिज्म क्यों होता है? वैद साहब ने बताया कि लोकल रिक्रूटमेंट को कैसे रोका जाए। हमें मालूम है कश्मीर में रेडिकलाइजेशन फैल रही है, तो इसके ऊपर काबू कैसे लाया जाए और खासकर पाकिस्तान को कैसे रोका जाए कि वो टेररिज्म इंडिया में नहीं फैलाए। इस कारण है जो मैं बोलता हूं कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म फोकस रखें और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हम डिवाइस करें सभी चीजों को देखकर, तो जरूर हम जो टेररिज्म कश्मीर में है उसके ऊपर वी विल गेन विक्ट्री। मेरे पास कई पेरेंट्स उस वक्त आए कि हमें पता नहीं चल रहा, हमारे बच्चों को, जो आजकल के बच्चे इंटरनेट पे लगे होते हैं, उनको फेसबुक पे फ्रेंडशिप की ऑफर आती है, उसके बाद वो बच्चे चैट करना शुरू करते हैं। वो इससे पहले कि उनको पता चले कि क्या हो रहा है, उनको इस तरह से रेडिकलाइज कर दिया जाता कि माँ बाप को भी पता नहीं चलता। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बुरी तरह से मिसयूज किया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे उस वक्त बहुत मेरे पास पोस्टर लाए गए जो पार से हमें मिले थे, जिनमें बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर्स में पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट निकाली थी कि आपको जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, आप घर से बैठ के कश्मीर में जिहाद लड़ सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और लैपटॉप है या कंप्यूटर है। आप इमेजिन करें, इस तरह के हजारों की तादाद में उन्होंने रिक्रूट किए जिनको पैसे घर बैठे देते हैं और जो एंटी इंडिया और एंटी रेडिकल मटेरियल जो इसमें अपलोड करते रहते हैं।
और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि जेम्स बॉन्ड सीरीज के नॉवेल्स की रचना किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। और जैसा कि हम आपको आज पहले भी बता चुके हैं, वर्ष 1883 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर हिंदुत्व शब्द और विचारधारा की रचना करने वाले दार्शनिक और लेखक भी थे। वीर सावरकर अखंड भारत की विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब में 1857 की क्रांति का इतिहास था। वर्ष 1923 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का जन्म हुआ था। एनटी रामाराव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और फिल्मों के बाद एनटी रामाराव राजनीति में आ गए। 1982 में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। 1983 से 1995 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वैसे उनका तीसरा कार्यकाल सिर्फ 9 महीने का ही था। 23 अगस्त 1995 को रामाराव को मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खुद उनके अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू ने किया था। चंद्रबाबू नायडू इस समय भी टीडीपी के अध्यक्ष हैं और 18 जनवरी 1996 को 73 वर्ष की उम्र में एनटी रामाराव का निधन हुआ था। वर्ष 1908 में आज ही के दिन मशहूर ब्रिटिश लेखक और पत्रकार इयन फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। वो ब्रिटिश नेवी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे थे। फ्लेमिंग ने ही जेम्स बॉन्ड सीरीज के नॉवेल्स की रचना की थी। इयन फ्लेमिंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करते थे और उस समय वो ऑपरेशन गोल्डन आई की प्लानिंग से भी जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने इस अनुभव को भी जेम्स बॉन्ड के नॉवेल्स में शेयर किया था, उसके बारे में लिखा था। इयन फ्लेमिंग ने अपना पहला बॉन्ड नॉवल वर्ष 1952 में लिखा था जिसका नाम था कैसीनो रॉयल। वर्ष 2002 में आज ही के दिन नासा के अंतरिक्ष यान मार्स ओडेसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ होने के संकेत भेजे थे। मार्स ओडेसी ने पृथ्वी से मंगल ग्रह की कक्षा तक का सफर वर्ष 2001 में शुरू किया था। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह आज भी मंगल ग्रह की कक्षा के चक्कर लगा रहा है और यह पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह की सबसे लंबे समय तक परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जब परिस्थितियां सबसे मुश्किल हों, किसी समस्या का कोई समाधान ना नजर आए, तब आपको शांत रहकर हालात को नियंत्रित करना चाहिए और कड़े फैसले लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। नमस्कार।